नमस्कार। खतों की प्रेम कहानी प्रेम कबूतर आपका स्वागत है। तो आइए चलिए। तभी मीनाक्षी का हाथ मेरे हाथ से टकराया। वह एक पर्ची मुझे देना चाह रही थी। बाप की आंखों के नीचे यह हरकत मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने जल्दी में वह पर्ची अपने पैरों के नीचे दबा ली। कनखियों से मीनाक्षी को देखा तो उसकी आंखों में शरारती हंसी थी। वह मुझे नहीं देख रही थी, पर उसे पता था कि मैं उसे ही देख रहा था। बहुत दिन बीते, पर ना मैं उन दोनों से मिला और ना ही उन दोनों ने मेरी कोई सुध ली। मैं अपनी थकी हुई दिनचर्या में चाहकर भी व्यस्त नहीं हो पा रहा था। कितना कठिन हो जाता है ना खुद के साथ रहना। मैंने कहीं यह वाक्य लिखा, मैं बहुत बच बच कर घूमने निकलता था कि कहीं बजू या सलीम न दिख जाएं। बजू और सलीम मेरे जीवन के बहुत बड़े अंग थे। मैं अपने पूरे दिन का क्या करूं, समझ ही नहीं पा रहा था। इस बीच मैं पप्पू भाई से बहुत मिलने लगा। कहानी तो खत्म हो चुकी थी। मैंने भी इस असली पप्पू को स्वीकार कर लिया था। एक दिन पप्पू भाई ने अपनी बजाज चेतक पर मुझे बिठाया और पुल तक की सैर करवाई। जब पुल पर पहुंचे तो उन्होंने जेब से एक विल सिगरेट निकाली। माचिस के साथ पड़े रहने के कारण वह कुछ जगह से मुड़ चुकी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा, पप्पू भाई आप सिगरेट पीते हो? नहीं, कभी कभी यहाँ आता हूँ तो एक जला लेता हूँ। मुझे यह बहुत ही रोमांटिक लगा, मगर पूरा रोमांस खत्म हो गया जब पप्पू भाई से सिगरेट ही नहीं जली। हवा बहुत तेज चल रही थी। स्कूटर के पीछे, मेरी पीठ के पीछे, पीठ के आगे, मेरी शर्ट उतरवा कर भी उन्होंने सिगरेट जलाने की कोशिश की, पर नहीं जली। तब मुझे हंसी आ गई। मेरी हंसी को देखकर पप्पू भाई रुक गए। उन्होंने फिर स्कूटर स्टार्ट किया और पुल के किनारे एक दुकान के पास स्कूटर रोका। दुकान के भीतर गए, सिगरेट जलाई और बाहर आकर मुझे पकड़ा दी। मैंने किसी अगरबत्ती की तरह वह सिगरेट को पकड़ा और स्कूटर के पीछे बैठ गया। पप्पू भाई ने स्कूटर बहुत तेज चलाई और ठीक बीच पुल पर आकर ब्रेक मारा। जल्दी से किनारे स्कूटर खड़ा किया, स्कूटर की सीट पर बैठे, पुल की मुंडेर पर पैर रखे, फिर मुझसे सिगरेट मांगी। सिगरेट आधी जल चुकी थी, पर पप्पू भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने एक लंबा शक लगाया, अपनी आंखें बंद की और धुआं बाहर छोड़ा। तेज चलती हवा में पप्पू भाई के बाल उड़ रहे थे, आंखें बंद थी, मुंह से धुआं निकल रहा था। मेरी कहानी के पप्पू की कमी मुझे दिखने लगी। मुझे लगा कि पप्पू को सिगरेट पीनी चाहिए। सिगरेट सोनाक्षी के प्यार में, उसे धुआं हो जाना चाहिए। मुझे अचानक मीनाक्षी की याद आने लगी। उसके बारे में सोचते ही लगा कि मैं उसे जानता हूँ बहुत सालों से। हम बहुत बातें कर चुके हैं। वह मेरे सपनों में आती है। मेरी इच्छा हुई सिगरेट पीने की, पर मैंने अपनी इच्छा को मार दिया वहीं तुरंत। क्यों वे तूने मेरी शादी के बारे में क्यों पूछा? ऐसे ही भाई, सोचा आप इतने सही हो। अब तक तो मतलब जरूर आपने ही रोक रखी होगी, वरना क्या वे? मुझे लगा पप्पू भाई मुझे इतनी दूर इसीलिए लाए हैं। अभी कुछ ही देर में वह मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। सही पहचाना तूने। हो चुकी होती, पर जिससे करनी थी उसी की शादी में अपना टेंट का सामान लगवाया था। कौन थी वह लड़की? मजे ले रहा है तू हैं? नहीं पप्पू भाई, आपने बताया इसीलिए पूछा। पेरू गांव में हुई है उसकी शादी। चल पेरू घूम कर आते हैं।
सिगरेट खत्म करके हम स्कूटर पर पेरू गांव का एक चक्कर लगाने निकल गए। कहानी क्या है, मैं सोचने लगा। कहाँ सच पेड़ के पीछे छुपता है और कहाँ से कल्पना शुरू होती है। यह बहुत ही बारीक रेखा है। अच्छा हुआ पप्पू भाई ने मुझे लड़की का नाम नहीं बताया। अगर नाम सोनाक्षी होता तो मैं पुल से कूदकर अपनी जान दे चुका होता। हम दोनों पेरू गांव के एक घर के सामने पहुंचे। एक बड़े से गेट के सामने DM तिवारी लिखा हुआ था। कुछ देर पप्पू भाई वहीं खड़े रहे। अपने आप को व्यस्त करने के लिए उन्होंने सामने की दुकान से चाय मांग ली। तभी तिवारी जी का बड़ा सा दरवाजा खुला और एक सफेद कार वहां से निकली। पप्पू भाई ने अपना चेहरा घुमा लिया। मैं उस गाड़ी में झांक सकता था, सो झांका। गाड़ी खचाखच भरी हुई थी। औरतों में से एक महिला पप्पू भाई के स्कूटर को देख रही थी। गाड़ी निकल जाने के बाद भी वह पीछे पलटकर हमारी तरफ देखती रही। बेचैनी थी, पर पप्पू भाई ने अपना चेहरा दूसरी तरफ ही रखा। उसके बाल उड़ रहे थे, आंखों में बेचैनी थी। मैंने मेरे मुंह में उसका नाम बुदबुदाया, सोनाक्षी। कुछ ही देर में गाड़ी हमारी आंखों से ओझल हो गई। मेरे बाप की भाषा में अगर कहूं तो हर आदमी कबूतर है। किसी से भी बात करो, कुछ ही देर में कड़ी कठोर परत के नीचे एक प्रेम कबूतर गुटुरगू कर रहा होता है। हम स्कूटर से वापस अपने गांव की तरफ निकल लिए। दोनों ने लड़की की कोई बात नहीं की। पप्पू भाई ने मुझे अपने घर छोड़ा और बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ निकल लिए। मेरी बड़ी इच्छा थी यह जानने की कि पप्पू भाई इस समय क्या सोच रहे होंगे। उनका सन्नाटा कितनी बड़ी त्रासदी लिख सकता था। सन्नाटा ही तो था अभी मेरे, बच्चू और सलीम के बीच। यही सन्नाटा तो है जो त्रासदी लिखवा रहा है। कैसे बच्चू के लिए लिखा एक प्रेम पत्र और उसमें पप्पू की कहानी के चक्कर में मैं लेखक होता गया था। मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने में मजा आने लगा था। जिस तरह पप्पू की असल प्रेमिका का नाम जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसी तरह ठीक मुझे लोगों की असल कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उनके चेहरे देखता, उनके कपड़े, उनकी चाल, और लगने लगता कि ये कहानी कहीं इसी के बीच टंगी हुई है। बतौर लेखक एक गलती मैं कर बैठा। मैं अपनी कहानियों को डायरियों में लिखने लगा, जिसमें पप्पू की कहानी भी शामिल थी। मुझे पता नहीं कि वह डायरी की गुप्त जगह कब मेरे पिताजी के हाथ लग गई। वह बहुत समय से इसे पढ़ रहे थे, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे सोनाक्षी नाम सुझाया था। कुछ समय बीता, मैंने कुछ नए दोस्त बनाने की भी कोशिश की, पर उनमें बज्जू और सलीम जैसा खुलापन नहीं था। वह नए दोस्त मेरी कहानियां सुनकर बोर हो जाते थे। मैं एक दिन सुबह ग्राउंड पर चला गया। सलीम और बज्जू आपस में फुटबॉल खेल रहे थे। मेरे जाते ही उन्होंने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सलीम ने बज्जू को साइन किया चलने का और वह दोनों किले की तरफ चलने लगे। मैं भी पलटकर अपने घर की तरफ चढ़ पड़ा। तभी पीछे से सलीम की आवाज आई, अबे सुनील। मैं पलटा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अबे क्या चलेगा नहीं, बज्जू ने चिल्ला कर कहा, और मैंने दौड़कर उन दोनों में शामिल हो गया। आह, ये हैं जिन्हें मैं जानता हूं। ये हैं मेरे प्यारे अपने दोस्त। हम तीनों किले पर बैठे। बहुत देर तक बाकी सारी बातों के बाद पता चला
कि मीनाक्षी और सलीम अब नहीं मिलते हैं। नीना ने भी मीनाक्षी के कहने पर वजू से दूरी बना ली है। वजू बहुत ओछक उचक कर नीना के बारे में बात कर रहा था। वह खुश था जितना भी उसे मिला था। फिर हम तीनों ने कसम खाई कि दोस्ती के बीच कभी किसी लड़की को नहीं आने देंगे। इस कसम खाने की रस्म में मेरी आवाज़ सबसे बुलंद थी। घर पहुंचा तो पिताजी की अंग्रेजी की ट्यूशन चल रही थी। मैं पक्की दोस्ती का गाना गाता हुआ सीधा किचन में गया। मटके से पानी निकाला। इससे पहले कि पानी मेरे गले में जाता, मुझे लगा मैंने ट्यूशन की क्लास में किसी चेहरे को देखा है। मैंने ग्लास वहीं मटके पर वापस रखा और बाहर आया। कोने में पिताजी के बगल में मीनाक्षी बैठी थी। मेरे काटो तो खून नहीं। मीनाक्षी ने मुझे देखा और मुस्कुराकर वापस अपनी कॉपी में देखने लगी। मीनाक्षी की मुस्कुराहट में हम दोनों के बीच कुछ गुप्त घटा हुआ ठहर रहा था। मेरे हृदय की गति चरम पर थी। इससे पहले कि मैं वापस किचन में छुपने जाता, पिताजी ने एक सवाल जड़ दिया। सुनील, प्रिडिक्टेबल का हिंदी क्या होता है, बताओ। मैं चुपचाप अपने बाप को देखता रहा। फिर मेरी निगाह माँ की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर पर गई। उस पर लटक रही प्लास्टिक की माला में कई धूल की परतें जमा हो गई थी। मीनाक्षी की आंखों में चंचलता थी और इन सब के बीच मैं प्रिडिक्टेबल था। मैं कहना चाह रहा था कि प्रिडिक्टेबल का कोई हिंदी नहीं है, मैं हूं प्रिडिक्टेबल। आ जाओ, इधर बैठो। पिताजी ने पूरे अधिकार से मुझे बुलाया और मैं मीनाक्षी के बगल में जाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में मेरा प्रिडिक्टेबल होना चल रहा था। मुझे पता था कि अब इसके बाद क्या क्या होने वाला है। जब जब मीनाक्षी ट्यूशन में आएगी, मैं पिंजरे में बंद भूखे शेर सा किचन में गोल गोल चक्कर लगाता रहूंगा, पर कुछ बोलूंगा नहीं। कुछ नहीं बोलूंगा का कारण मेरे दोस्तों के साथ मेरा कसम खाना नहीं है। कारण है मेरा डरपोक, कायर और प्रिडिक्टेबल होना। सलीम को यह बात मैं कभी पता नहीं लगने दूंगा कि मीनाक्षी मेरे घर आती है। इसका सीधा कारण है जलन, जो मेरे भीतर कूट कूट कर भरी है। मैं बहाने बहाने से ट्यूशन के बीच बीच में पिताजी से सवाल करूंगा और अंग्रेजी के कुछ बड़े शब्द बीच में डालता रहूंगा। इसमें पिताजी मेरा साथ जरूर देंगे। आखिर है तो वो मेरे ही बाप। पूरा वाक्य नहीं बोलूंगा, उसमें लड़खड़ाने का डर है। और फिर एक दिन मीनाक्षी की अंग्रेजी में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी और यह अध्याय यहीं समाप्त हो जाएगा। मैं बरसों बरस यही सोचता रहूंगा कि सखा, मैंने मीनाक्षी से बात कर ली होती तो कहानी शायद कुछ दूसरी सी ही होती, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों की उहापोह में मैं झूठ मूठ में बाप की तरफ जाने की इच्छा से देख रहा था। तभी मीनाक्षी का हाथ मेरे हाथ से टकराया। वह एक पर्ची मुझे देना चाह रही थी। बाप की आंखों के नीचे यह हरकत मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने जल्दी में वह पर्ची अपने पैरों के नीचे दबा ली। कनखियों से मीनाक्षी को देखा तो उसकी आंखों में शरारती हंसी थी। वह मुझे नहीं देख रही थी, पर उसे पता था कि मैं उसे ही देख रहा था। आह, मेरी दोस्ती, सलीम, वजू, उस एक शरारती नज़र के सामने सब धराशायी हो गए थे। प्रेम आदमी को कबूतर बना देता है। मेरी हृदय गति बहुत तीव्र थी। मुझे लग रहा था कि मेरे पैरों के नीचे बम रखा हुआ है। कहीं यह पर्ची मेरे बाप के हाथ लग गई तो फजीहत। मैं अगर प्रेडिक्टेबल हूं तो उसका ठीक उल्टा मीनाक्षी है। वह कहानी को कहीं और खींच कर ले जा रही है।
मैं जल्दी से यह पर्ची पढ़ना चाहता हूँ, पर मैं अंगद सा उस पर्ची के ऊपर बैठा था। कुछ देर में क्लास खत्म हुई और पिताजी अपनी चप्पल पहनकर बाथरूम की तरफ निकल गए। मीनाक्षी बहुत धीरे धीरे अपने बैग में सामान डाल रही थी। सबके जाने के बाद अंत में वह निकली। जब कमरे में कोई नहीं था, मैंने जल्दी से पर्ची निकाली। उसमें लिखा था, मैं जानती हूँ तुम पप्पू हो, पर मैं सोनाक्षी नहीं, मीनाक्षी हूँ। तुम्हारे लेटर का इंतज़ार रहेगा। तभी बाथरूम के दरवाजे की आहट हुई। मैंने पर्ची अपने मुंह में रखी। कुछ देर तक चबाने के बाद मैं उसे गटक गया। बाहर निकला तो मीनाक्षी गली के मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ठीक मुड़ने के पहले उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और ओझल हो गई। मेरे मुंह से गुटरगू की आवाज़ निकलने लगी थी और मैं जहां खड़ा था वहीं गोल गोल चक्कर लगाने लगा।